गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षक के आवर्तन, और ये अपन ने आवर्तन का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। कल मैंने आपको बताया था अंकेक्षक की जो नियुक्ति की जाती है उसका तरीका क्या है। अंकेक्षक की नियुक्ति का तरीका क्या है एवं उसको नियुक्त करने की प्रविधि क्या है। मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो कल जाते जाते मैंने आपको ये समझा दिया था, एक बार मैं आपसे रिपीट करवा लेता हूं। बताओ किसी भी अंकेक्षक की नियुक्ति कहां की जाती है? कहां की जाती है? एजीएम में। एजीएम में कौन आएंगे? क्या पास करेंगे? एजीएम में सदस्यों द्वारा साधारण प्रस्ताव पारित करके अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये बात समझ में आ गई थी सबके? सर ये तो हमने धारा 139 की उपधारा 1 में ही पढ़ लिया था कि अंकेक्षक की नियुक्ति कहां होती है। बताओ एजीएम में। कौन करते हैं? सदस्य। क्या पास करके? साधारण प्रस्ताव। इसके पद की अवधि क्या होती है? जो अंकेक्षक आपने नियुक्त किया इसके पद की अवधि क्या होगी? फर्स्ट एजीएम के निष्कर्ष से 6th एजीएम के निष्कर्ष तक। समझ में आ गया? रफली बोलना चाहे तो अपन बोल सकते हैं कितनी साल? 5 साल। पर 5 साल बोलना नहीं है आपको। अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि अंकेक्षक के पद की अवधि क्या होती है और ऑप्शन ए आ जाए 1 साल, ऑप्शन बी आ जाए 5 साल, ऑप्शन सी आ जाए 10 साल और ऑप्शन डी आ जाए फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम, तो किसको मानोगे? क्लियर ना? कोई पर्टिकुलर ईयर के लिए वो पॉइंट नहीं होता, एजीएम टू एजीएम चलता है। यहां तक की बातें समझ में आ गई थी। अब हम इसमें नियुक्ति के तरीके में पढ़ रहे हैं कि साहब ऑडिटर को आपको नियुक्त करना है, तो नियुक्ति का तरीका क्या हो? नियुक्ति कौन कर रहा है बताओ? सदस्य। कहां पर? एजीएम में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि एक बार के लिए मान लो ये सब क्या है? सदस्य हैं, और ये क्या है? एजीएम। तो आप लोग आ गए, आपको अंकेक्षक की क्या करनी है? नियुक्ति करनी है। तो वोट पढ़ेंगे। वोट पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? तो जब भी वोट पढ़ते हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो पक्ष में या विपक्ष में। तो सब आप वोट किसे देंगे? किस अंकेक्षक को नियुक्त करना चाहेंगे? तो उस अंकेक्षक का नाम, अंकेक्षक के नाम का सुझाव, अंकेक्षक के नाम का सुझाव किसके द्वारा दिया जाएगा बताओ? यदि कोई कंपनी में अंकेक्षण समिति का गठन करना क्या है? अनिवार्य है, तो सुझाव किसके द्वारा दिया जाएगा? अंकेक्षण समिति के द्वारा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी हो ही नहीं। तो आप कहें सर ये क्या होती है ऑडिट कमेटी? ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा आगे डिटेल में कि ऑडिट कमेटी क्या होती है और कौन सी कंपनियों के यहाँ पे ऑडिट कमेटी का होना आवश्यक है। ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? अगर अंकेक्षण समिति किसी कंपनी को गठित करनी क्या है? अनिवार्य है, तो उस कमेटी का काम ही क्या है? उसका काम ही यही है अंकेक्षक की क्या करवाना? नियुक्ति करवाना, ऑडिट के कार्य को संपन्न करवाना।
आप इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब अंकेक्षण समिति इसका मतलब ऑडिटर की कोई कमेटी होगी। नहीं, ऑडिटर की कमेटी नहीं है। कमेटी तो किसकी है? कंपनी की। पर काम क्या करवाएगी? ऑडिट का। तो ऑडिटर की नियुक्ति करना, ऑडिटर का पारिश्रमिक तय करना, ये सारे काम कौन करेगा बताओ? ये सारे काम अंकेक्षण समिति करवाएगी, अगर है तो। और अगर नहीं है तो फिर साहब कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सर ये संचालक मंडल और अंकेक्षण समिति अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग नहीं होते। उन्हीं में से हमने क्या किया, कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया। जैसे मान लीजिए 12 डायरेक्टर है, तो 12 में से हमने 3 को सेलेक्ट करके बना दिया कि भाई ये आप एक कमेटी होगी जिसका नाम क्या रख दिया? अंकेक्षण समिति। उन्हीं 12 में से। तो सर वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है। बिल्कुल उसी का हिस्सा है। तो फिर अलग से कमेटी क्यों बनाई? बताओ, अलग से कमेटी क्यों बनाई? देखो क्या है, ज्यों ज्यों काम बड़ा होता है चीजें बदलती जाती हैं। तो स्पेसिफिकेशन होना क्या है? जरूरी है। 2011 की जो वैकेंसी आई थी जूनियर अकाउंटेंट की, तो मैं तो कंपटीशन नाम की कोई चिड़िया को जानता ही नहीं था। मुझे तो ये नहीं मालूम था कि आरपीएससी भी कोई चीज होती है। भाई हम लोग बहुत सीधे साधे से लोग थे, गांव में पढ़े हुए, 12th में 10th पास करी तो बात है भाई क्या लें? तो बढ़िएगा बेटा, क्या लेगा? मतलब कॉमर्स ले लो। हमारे ताऊ जी जो थे उन्होंने कहा बेटा कॉमर्स ले ली। कहा क्यों? बोले देख पढ़ जाएगा तो बढ़िया, नहीं दुकान में काम आएगा। भाई खाते तो लिख लेगा दुकान के। मैं कहा ये बात भी सही है। तो 11th में हमने कॉमर्स ले ली। 11th 12th में कॉमर्स से पढ़ाई करी। पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी थी, पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि टॉपर में आ गई। तो घर वालों को उम्मीद हो गई कि अरे कुछ करेगा। मुझे नहीं थी उम्मीद, घर वालों को हो गई कि कुछ करेगा। तो मेरे पापा ने कहा बेटा तू सीए कर ले। मैंने कहा ये क्या होता है? अब ज़्यादा तो पापा भी नहीं जानते थे। बोले वो साइन करते हैं उसके पैसे मिलते हैं। मैं कहा यार ये तो बढ़िया काम। इसके अलावा मैं सीए के बारे में कुछ नहीं जानता था। इतना ही जानता था भाई सीए साइन करता है और पैसे मिलते हैं। तो गांव से यह आ गए और सीए कर ली। इसके अलावा मैं कभी मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हमारे जो मनीष भाई है ना, ये तो जब पढ़ता था तब से ही पढ़ा रहा था। ये जब खुद पढ़ता था सीए का, तब 11th 12th वालों को पढ़ाता भी था। तो ये आरपीएससी ये सब जानता था। तो ये जयपुर में पैदा हुआ, मैं गांव में पैदा हुआ, फर्क तो पड़ना ही है। मेरे पापा देसी आदमी, इसके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो साहब बहुत फर्क था। तो मनीष सर हमारे क्या साहब 2011 की वैकेंसी में पढ़ाते थे। तो क्या पढ़ाते थे? अकाउंट्स और ऑडिट दोनों पढ़ाते थे। आज भी जयपुर में, पूरे राजस्थान में थीम क्या है? ऑडिट को लोग सब्जेक्ट ही नहीं मानते। क्या कहते हैं? 5 दिन की है ऑडिट, क्योंकि उनको 6 दिन का कोर्स आता ही नहीं। 5 ही दिन का आता है तो बेचारे 5 दिन की बताएंगे। 15 दिन तो मेरे को कंपनी ऑडिट पढ़ाते हुए हो गया। वो अभी तो चैप्टर 1 भी कंप्लीट हुआ नहीं है। थोड़ी बहुत मजाक करता हूँ, सारे टाइम ही थोड़ी करता रहता हूँ। तो मनीष सर ने भी 5 ही दिन पढ़ाई थी, क्योंकि अकाउंट्स का टीचर ऑडिट पढ़ाएगा तो क्या करेगा? पहले अकाउंट्स पढ़ाते रहो, लास्ट में जाके ऑडिट खींच दो 5 दिन में। बच्चों 2011 की वैकेंसी में बच्चों की किस्मत ऐसी थी कि 40% पे क्या हो गए थे सिलेक्शन, और पोस्टें खाली रह गई थी। जिसके 40% आए थे ना कट ऑफ, सब जूनियर अकाउंटेंट, वो बातें थी 2011 की। तो मनीष हमारा बड़ा तिरबुद्धि वाला आदमी है, उसको आभास हो गया कि ये मामला चलेगा नहीं। तो उसने मेरे को कहा, क्योंकि हम लोग साथ में विद्यासागर में पढ़ाते थे, मैं वहाँ ऑडिट पढ़ाता हूँ। बोले यार तू ऑडिट पढ़ा ले, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, तू पढ़ा ले। मैंने कहा तू तेरी पेट की रोटी निकाल के मेरे को दे रहा है। बोले यार मेरा पेट भर गया, अब तू खा ले। समझ रहे हो? बताओ ऐसा क्यों किया? क्या मनीष सर को ऑडिट नहीं आती क्या? या मुझे अकाउंट्स नहीं आती? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट्स नहीं आएगी क्या? मनीष सर को भी ऑडिट आती है, मुझे भी आती है, पर हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट को बांट लेते हैं। कारण क्या बताओ? स्पेसिफिकेशन तभी आएगा। एक आदमी सारी सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन नहीं ले सकता।
तो जो जो कंपनी का आकार बढ़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना काम करेंगे बताओ? पूरे कंपनी का संचालन करने के लिए उत्तरदायी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सदस्यों ने तो पैसे लगाए अपने अपने घर बैठे। आज रिलायंस की हेडक मेरे को थोड़ी है। रिलायंस कौन संभाल रहा है और मालिक कौन है? मालिक मैं हूं। भाई पैसे किसके लगे हुए हैं? पैसे मेरे लगे हुए हैं। मैं रिलायंस का क्या हूं? शेयर होल्डर हूं। तो मालिक तो शेयर होल्डर ही होते हैं। तो फिर सर अंबानी कौन है? नौकर है। उसको किसने अपॉइंट किया? मैंने किया। मेरे कहने पे वो काम कर रहा है, सारा जिम्मेदारी उसकी है। अब सोचो इतनी बड़ी कंपनी में एक अकेला आदमी कैसे संभालेगा? तो उन्होंने अलग अलग क्या बना दिए? ग्रुप बना दिए। आपके कोर्स में तो सिर्फ मैं ऑडिट कमेटी पढ़ा रहा हूं। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके लॉ में एक टॉपिक आता है, आपके कोर्स में नहीं है। उसमें कई तरह की कमेटियां हैं। रेमोडेशन कमेटी है साहब, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कमेटी है, ऑडिट कमेटी है। तो ये कमेटियां कोई अलग से नहीं होती, उन्हीं में से ग्रुप बना के पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है कि भाई ये काम आपका, तो वो क्या बन गई? कमेटी। तो बताओ ऑडिट कमेटी किसकी कमेटी होती है? डायरेक्टर्स की। इसका पर्टिकुलर टास्क क्या है? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना, ऑडिटर का पारिश्रमिक तय करना, अंकेक्षण कार्य को संपन्न करवाना। क्या ये सभी कंपनियों को बनानी जरूरी है? अब छोटी मोटी कंपनी है उसमें जरूरत ही नहीं है। तो ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि अंकेक्षण समिति किन कंपनियों को बनानी जरूरी है। जिनमें जरूरी है वहां पर ऑडिटर के नाम का सुझाव कौन देगा? किसको देंगे? अंकेक्षण समिति नाम का सुझाव किसको देंगे बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। लेकिन जैसा कि आपने मेरे से सुना, नियुक्ति कौन करता है? अभी नाम का केवल सुझाव दिया जा रहा है। भाई आप वोट देने जाते हो तो आप ये तो थोड़ी कहते हो कि साहब मेरा बड़ा भाई है वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो उसको ले जाओ साथ मेरे पास चिल्लाने लग जाओ इसको दो रे वोट। तो क्या कहेंगे? भाई पहले नॉमिनेशन करवा अपना और लिस्ट में नाम जुड़वा। ऐसा होता नहीं होता? स्वतंत्र सब है। तो ये लोग नाम का सुझाव दे देंगे, पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये नाम किसके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे? सदस्य के समक्ष। और सदस्य कहाँ आएंगे? और अंकेक्षक की नियुक्ति हो जाएगी। तरीका समझ में आ गया? तो अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि अंकेक्षक के नाम का सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। अब अगर ऑप्शन में अंकेक्षण समिति भी है और ऑप्शन में संचालक मंडल भी है तो किसको प्रायोरिटी दोगे? अंकेक्षण समिति को। और अगर कोई कंपनी में अंकेक्षण समिति है ही नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम का सुझाव देंगे। किसको देंगे? यहां तक समझ गए? अब इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करते हैं। अंकेक्षक के नाम का सुझाव कौन देगा? किसको देगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपने नाम का सुझाव दिया कि हमारे हिसाब से ये ऑडिटर नियुक्त होने चाहिए। 4-5 नाम दे दिए आपने। तो अब नाम का सुझाव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देने पे दो बातें होंगी। बताओ दो बातें क्या होंगी? या तो ये इनके सुझाव से क्या होंगे? असहमत होंगे, या फिर क्या होंगे कि ठीक है आप लोग ज्यादा जानते हो, आपने नाम का सुझाव दे दिया, ओके। अगर ये सहमत है तो मामला कहां पहुंच जाएगा? और सदस्य नियुक्ति कर देंगे। मामला खटाई में कब आएगा? जब ये असहमत है। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने असहमति व्यक्त करी कि आपके सुझाव हमें समझ में नहीं आ रहे, तो बताओ उसका कारण पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना। उसका कारण पूछा जाएगा। कौन पूछेगा? अंकेक्षण समिति। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर असहमत होते हैं तो ये वापस से किसको बोलेंगे? अंकेक्षण समिति को, कि हमें आपके द्वारा बताए गए नाम समझ में नहीं आ रहे और उसका कारण ये है। अच्छा क्या कारण हो सकते हैं? ऑडिटर तो है ही सामने वाला, कारण क्या हो सकते हैं? नहीं, अब जैसे मैं मेरी बात करूं, मुझे ये बताओ मैं रिलायंस लिमिटेड की ऑडिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अब आपको एक मजेदार बात बताऊं, अगर अंबानी आके मेरे हाथ भी जोड़ लेना कि सर आप हमारी कंपनी की ऑडिट कर दो, मैं मना कर दूंगा, नहीं कर रहा। क्यों सर?
क्योंकि करने एक्सेप्ट करने के बाद अपनी 80 कराऊं, उससे बढ़िया मना ही कर दूं। क्या मेरे में योग्यता नहीं है? योग्यता तो है, पर अनुभव नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट है ना, वो छोटे मोटे लालाजी की दुकान वाले हैं, या छोटी मोटी क्या है कंपनियां है। और रिलायंस तो क्या है, लिस्टेड कंपनी है, पूरी इंडिया लेवल की कंपनी है। तो मैं अगर उसकी ऑडिट ले भी लूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी सारी कंप्लाइंस है जो मेरे से नहीं होगी। पूरी एक क्या चाहिए, टीम चाहिए। तो ये हो सकता है कि अंकेक्षण समिति ने नाम का सुझाव दिया किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा भाई अपनी कंपनी की साइज को देखते हुए, अपने व्यापार को देखते हुए ये ऑडिटर फिट आदमी नहीं है, इसके लिए हमें और एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। बताओ ऐसा होता नहीं होता? समझ में आ रहा है? आज मॉर्निंग की बात बताता हूं। मेरे पापा मेरे पीछे पड़ गए, बोले मेरे को डॉक्टर को दिखा के लाओ, जबकि मैं उनको कल ही दिखा के लाया था। डॉक्टर ने दवा लिख दी, उनकी खांसी चल रही थी, रात को कुछ ज्यादा चली होगी, बोले तो डॉक्टर को दिखा के ला। मैं कहा पापा कल तो दवा दी है, 2-4 दिन रुको, ठीक हो जाएगी। नहीं, अब क्या है, उम्र जब 60 पार हो जाती है ना आदमी की, तो वो बच्चा बन जाता है वापस। तो आपको भी माँ बाप को ऐसे ही समझना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, बच्चे ही हैं। तो पापा ने जिद करी, मैं लेके गया सुबह उनको डॉक्टर की। तो डॉक्टर ने कहा कि साहब मेरे पास जादू की छड़ी है क्या? अरे दवा दे दी आपको। नहीं डॉक्टर साहब मेरी जांचें करवाओ, मुझे लग रहा है अंदर ही अंदर मेरे कोई प्रॉब्लम है। बोले बुखार आ रही है आपको? नहीं। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में प्रॉब्लम है। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वो डॉक्टर भी 17 साल का, और जयपुर का नामी डॉक्टर। बोले ये दवा दी है, ये लो, कुछ नहीं लिखा, फीस भी नहीं ली। बोले जाओ। आ गए पापा। रास्ते में क्या बोलते मेरे को, तो यार दूसरे डॉक्टर को दिखाई, आदमी सही नहीं है। बोले दवाई नहीं लिखी उसने दोबारा। मैं कहा ऐसा है पापा, जब पेशेंट इसके केबिन में आता है ना, ये चलते हुए आदमी की बीमारी पकड़ लेता है, इतना अनुभव है इसको, और इसकी दी हुई दवा से आज तक आप ठीक नहीं हुए गए, बताओ। बोला हुआ हूं। तो मैं पेशेंस रखो। तो कई बार ऐसा होता है साहब, अनुभव बहुत जरूरी है। अंकेक्षण समिति ने नाम का सुझाव दिया किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नहीं समझ में आया, तो वो कारण बताएंगे भाई क्यों नहीं समझ में आया। कारण किसको बताएंगे? अब बताओ क्या होगा आगे की स्टेप। संचालक मंडल ने यह कहा कि हमें आपके नाम समझ में नहीं आ रहे, कारण भी बता दिया। अब बताओ क्या होगा। अब ये अंकेक्षण समिति वापस से क्या करेगी? सॉरी, ये अंकेक्षण समिति वापस से क्या करेगी? पुनः विचार करेगी कि हो सकता है साहब हम गलती कर बैठे। तो ये पुनः विचार अगर करती है तो नए नाम दोबारा से क्या करेगी? सजेस्ट करेगी। नए नाम किसको सजेस्ट करेगी? अब फिर से दो बातें होंगी, या तो सहमत होंगे, या अगर सहमत है तो मामला, और अगर अभी भी असहमत है तो बताओ। अभी भी असहमत है तो देखो क्या है, बहुत ज्यादा असहमति का कोई इलाज नहीं है। अब कई लोग ऐसे अजीब अजीब सी बातें कर लेते हैं, बोले साहब हमें नहीं समझ में आ रहा, और तो भाई नहीं आ रहा तो आएगा भी नहीं। ऐसा होता नहीं होता? अब मेरी वाइफ को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, वो मुझे क्या कहते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो मैंने कहा बीवी तू है मेरी, तुझसे प्यार नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। और मालूम है वारदात उसके दिमाग में कब घुस गई? मैं उसको एक मूवी दिखा के लाया था, वो टाइगर श्रॉफ है ना, उसकी एक फिल्म आई थी, कौन सी थी, बागी। तो उसमें क्या दिखाया कि जब भी हीरो हीरोइन मिलते थे ना तो बारिश होती थी। बोले ये असली प्रेम की निशानी है। बोला अपन इतनी बार मिल चुके हैं, बारिश ही नहीं हुई। मैंने कहा ऐसे तो बाढ़ आ जाएगी, अपन तो रोज ही मिलते हैं। अब बताओ इसका क्या इलाज? वो उस चीज को लेके बैठी हुई है, बोला आज तक ही बारिश नहीं आई। तो नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम साइलेंट हो गए। मैंने कहा देवी तू जो बोले वो सही। यहां पर अंकेक्षण समिति को पुनः विचार करने के लिए कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर गया है असहमत, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे तुम रहने दो यार। फिर अगर फिर से असहमत है तो अब ये अपने सुझाव किसको दे देंगे, यानी अंकेक्षण समिति को क्या कर देंगे? इग्नोर। और खुद के सुझाव किसको देंगे?
सदस्य को, और सदस्य कहाँ आएंगे? एजीएम में। और क्या पास करेंगे? साधारण प्रस्ताव, और अंकेक्षक की क्या हो जाएगी? नियुक्ति। ये बात समझ में आ गई? तो ये था नियुक्ति का तरीका। अब यहां एक बात ध्यान रखने, नाम का सुझाव दे कौन रहा है? या तो अंकेक्षण समिति या संचालक मंडल। नाम का सुझाव देने से पहले उन्हें ये बात तय करनी पड़ेगी, उन्हें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम जिस अंकेक्षक का नाम का सुझाव दे रहे हैं उस अंकेक्षक पर ICAI में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में, या कोर्ट में, ICAI में या कोर्ट में कोई पेशेवर मामलों का मुकदमा लंबित ना हो। पेशेवर मामलों के मुकदमे लंबित ना हो। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ रहा है? अगर उसके ऊपर पहले से ही क्या चल रही है? कोर्ट कचहरी। आज मान लीजिए मेरे ऊपर केस चल रहे हैं पहले से ही। अब बताओ मेरे ऊपर कोई भी मामला क्यों दर्ज होगा? आज मेरे को 16 साल हो गई प्रैक्टिस करते हुए, 2006 में मैं सीए बना था, मेरा तो खुद का ऑफिस है। या आपका तो जूनियर अकाउंटेंट के भरोसे बैठे ना, तब तो मालूम चले कि हम बाहर रोड पे भी बैठ जाएं कटोरा लेके, क्योंकि आपकी तो 8 साल 10 साल में एक बार वैकेंसी आती है। ये तो साइड काम है, मैंने तो मेरा ऑफिस है, वही काम करता हूं मैं। मेरे ऊपर आज तक कोई केस नहीं हुआ, कोई कोर्ट में केस नहीं है मेरे ऊपर, कभी ICAI ने मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। सर क्यों नहीं हुआ? कोई हम फ्रॉड करते ही नहीं। ये तो नीरव मोदी रही जो भाग रहे हैं ना पैसे ले लेके, उनके CA भी कहाँ है? अंदर, क्योंकि उन्होंने मिलकर क्या किया है? फ्रॉड किया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो एक बात बताओ, मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं डिफॉल्टर हूं, चाहे प्रूव हो या नहीं हो। कोर्ट में केस तो चल रहा है ना, तो ऐसे दागी नेता को टिकट दी क्यों? तो ये ध्यान रखना, अगर ऑडिटर के ऊपर पेशेवर मामलों के मुकदमे लंबित चल रहे तो इनका नाम मत सजेस्ट करो। और अगर सजेस्ट कर दिया तो उत्तरदायी कौन होगा? कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अंकेक्षण समिति उत्तरदायी होंगे, ना कि सदस्य। अयोग्यता में मैंने ये नहीं बताया था मुकदमा चल रहा है, मैंने बताया था कोर्ट के द्वारा आपको क्या कर दिया गया? आपराधिक घोषित कर दिया गया, तब आप अयोग्य हो, तब आप ऑडिट कर ही नहीं सकते। वो तो आप अयोग्य हो गए। यहां मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, घोषित नहीं हुआ हूं, तो मैं यहां पर अयोग्यता की बात नहीं कर रहा। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप मेरा नाम किसी को बताएंगे ही नहीं। ये नाम बताए क्यों? आप बताओ, नहीं समझे क्या? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक शादी में गया था, शिवविलास होटल करके यहाँ पे, तो मेरे जिया जी की रिश्तेदारी में था। तो एक बच्ची मिली मुझे, अभी नई नई CA बनी है, कोटक महिंद्रा बैंक में लगी हुई है। तो उससे बातचीत करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 16-17 लाख रुपए उसको सैलरी मिल रही है। तो मेरे जिया जी ने कहा कि यार इसका संबंध कराना है। तो मेरा जो मामा ससुर का लड़का है वो भी CA है, और वो कुंवारा है, उसकी पार पड़ नहीं रही कहीं। तो मैंने कहा यार ये कांटा बढ़ा देता हूँ, भाई ऐसे बिचौले ही काम आते हैं फिर। तो मैंने वहां बात करी, मैंने जिया जी ये आपका काम फिट करा दूं बोलो यहाँ पे। तो जिया जी ने कहा देखो फिट तो करा दो, पर एक चीज पहले बता देता हूँ। बोले इस लड़की में और कोई कमी नहीं है, पर ये बचपन में जल गई थी और इसका एक पोर्शन पूरा क्या है? जला हुआ है। अब कपड़ों में तो कैसे दिखे, लेकिन उन्होंने सच्चाई से मुझे ये बात बताई, क्योंकि बाद में शादी हो और बाद में लफड़े हो और तलाक हो, क्या फायदा। तो ये बात मैंने सामने वाले को बता दी, भाई ये प्रॉब्लम है, अगर आपको मंजूर है तो हाँ करो, नहीं तो रहने दो। बताओ ये बात बता दें कि नहीं बताएं? तो अगर किसी CA के ऊपर कोर्ट में केस चल रहे हैं तो आपको उसका नाम सजेस्ट करना ही नहीं चाहिए, और कर रहे हो और छुपा रहे हो तो लाइबल भी आप ही हो, सामने वाला नहीं है। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो ये आपने मेरे से क्या पढ़ा? नियुक्ति का
तरीका। ये वाली जो लाइन है नाम का सुझाव, ये पर्टिकुलर कौन सी धारा में है? 139 की उपधारा 11 में। और जो नियुक्ति का तरीका है बच्चों, इसको मैंने आपके सामने एक रूल्स में दिखा दिया। कौन सा रूल? रूल 3। नियुक्ति के तरीके का रूल क्या है? रूल 3। बताओ इस एक्ट में रूल्स कौन से पढ़ रहे हैं अपन? कार 2014, कंपनी ऑडिटर्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014। समझ में आ गया? तो ये पूरी जो प्रोसीजर है किस में दी गई है? रूल 3 में। रूल 3 समझ में आ गया सबके? और इसी में क्या आ गई? धारा 139 की उपधारा 11 भी। कोई डाउट? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं बच्चों में आपको अंकेक्षक के आवर्तन का, आवर्तन मतलब रोटेशन। हिंदी में देखो कुछ भी नाम आ सकता है इसका, आवर्तन, कर्मावर्तन, गुणन। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगी तो कोई कंफ्यूजन का मैटर ही नहीं है। कभी कभार ये लोग गलती कर देते हैं, हिंदी में कुछ और लिख देते हैं और इंग्लिश में कुछ और। कैसा होता है? पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में बीओ में हुआ था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब से लागू हुआ, ठीक है, और इंग्लिश में लिख दिया इम्प्लीमेंटेड। तो दोनों में फर्क हो गया साहब। एक एक्ट बनने की डेट और एक लागू होने की डेट, और डेट दोनों क्या थी? चेंज थी। तो उस क्वेश्चन को फिर बाद में क्या करना पड़ा? उनको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि हिंदी में अलग लिख गए और इंग्लिश में। मान लो आरपीएससी थी और रिट लग गई, मामला हो गया, अधीनस्थ बोर्ड जिद पकड़ ले तो नहीं करा डिलीट। तो इंग्लिश को प्रायोरिटी लेके चलना। इसलिए आप आराम से जब पेपर अटेम्प्ट करो तो इंग्लिश को भी पढ़ना। सर इंग्लिश ही तो नहीं आती, आएगी ऐसी बात नहीं है, अपन टेक्निकल सब सारे बोल रहे हैं, आप पढ़ना। सर इतना टाइम मिल जाएगा क्या? खूब टाइम ही टाइम है। ऑडिट का पेपर करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगी 25 क्वेश्चन करने, क्योंकि इसमें दो ही बातें होंगी, या तो आएगा या नहीं आएगा, बस दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। ऑडिट में 10 मिनट लगेगी, बीओ में 10 मिनट लगेगी, 20 मिनट का पेपर है दोनों। आपको जो मेन टाइम लगेगा वो किस में लगेगा? अकाउंट्स में। आरएसआर में टाइम नहीं लगना, जेएफएनआर में टाइम नहीं लगना। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा क्या लगता है? टाइम लगता है, कि वहां सोचना पड़ता है। यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रोटेशन है इसके हिंदी में नाम क्या क्या है? आवर्तन, कर्मावर्तन, गुणन। इंग्लिश में एक ही नाम है, रोटेशन। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अंकेक्षक के आवर्तन का तरीका क्या हो। अंकेक्षक के आवर्तन का तरीका। अभी किसका तरीका पढ़ रहे थे आप मेरे से? नियुक्ति का। और अब किसका पढ़ा रहा हूं? ये हम पढ़ेंगे किसमें? रूल 6 में। सर ये भूल जाएंगे रूल तो एक जुगाड़ बता देता हूं। बताओ पहले नियुक्ति होती कि पहले रोटेशन होता है? पहले नियुक्ति होगी। तो पहले 3 आता है कि 6 आता है? तो नियुक्ति का रूल 3, आवर्तन का रूल 6 याद रखने का तरीका है। यहां तक समझ में आ गया क्या? तो अंकेक्षक के आवर्तन का तरीका किसमें बताया गया है? रूल 6 में बताया गया है। अब देखो बच्चों मजेदार बात, एक ही डायलॉग मार रहा हूं। सेम एज मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के तरीके जैसे ही होगा, नया कुछ भी नहीं बनाना। समझ में आ गया? चलो समझाते हैं। आवर्तन का मतलब क्या है बताना? आवर्तन का मतलब क्या होता है? किसकी? आप कह रहे हो साहब पुनः नियुक्ति नहीं होगी, किसकी? जिसके पद की अवधि क्या हो गई? समाप्त, वो वापस नियुक्त नहीं होगा, तो उसकी जगह पर कोई और नियुक्त होगा। तो वही बात आ गई नियुक्ति। नाम का सुझाव कौन देगा? अंकेक्षण समिति। किसको देगी? सारे पॉइंट वो की वो। कहां होगी नियुक्ति? कौन करेगा? तो नया क्या है? कुछ भी नहीं है। तो सर फिर रूल अलग अलग क्यों है? वो रूल 3 और ये रूल 6 है।
तो एक अपवाद है एक्सेप्ट, बाकी सारे पॉइंट वो के वो है सिवाय। अब क्या अंतर है वो सुनो। ये कह रहे हैं साहब जब आप किसी ऑडिटर को रोटेट कर रहे हो तो रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि वो अंकेक्षक नहीं आना चाहिए, उसकी जगह पर तो जो नाम सजेस्ट करोगे वो पुराने वाले का करें या किसी और का। और अगर वो कोई और पुराने वाले के साथ क्या है कनेक्ट है तो एक ही बात होगी वो तो। इसलिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि सेम नेटवर्क का अंकेक्षक नहीं होना चाहिए। सेम नेटवर्क का अंकेक्षक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया क्या भाई? आप किसी का भी नाम सुझाव कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस ये ध्यान रखना अगर रोटेशन करा रहे हो तो नेटवर्क दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ध्यान हो तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था गेम्स ऑफ रोटेशन पढ़ा था, उसमें मैंने 2-3 बार ये शब्द यूज किया था कि इन दोनों को क्या मान लिया जाएगा। तो बताओ सेम नेटवर्क में कौन कौन से किस्से सुनाए थे जो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। अब बताओ याद आ रहा है? एक बता बेटा कौन सा याद है? अगर आप एक ही ब्रांड नेम या ट्रेड नेम को क्या करते हो यूज करते हो, समझ रहे हो आप? मैं जिस नाम से काम कर रहा हूं आप भी उसी नाम से काम कर रहे हो और दोनों का एक ही ब्रांड है, भले ही फर्में क्या है अलग अलग है पर ब्रांड क्या है सेम है। ऐसा होता है क्या? जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस पेट्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ब्रांड तो क्या चल रहा है रिलायंस। कंपनियां चाहे क्या हो अलग अलग हो, ऐसे सीए में भी होता है। तो अगर आप एक ही ब्रांड नेम या एक ही ट्रेड नेम के तहत काम कर रहे हो तो आप दोनों को क्या मान लिया जाएगा एक। तो जिसके पद की अवधि समाप्त हो गई उसकी जगह पर आपको किसको नियुक्त करना है दूसरे को। वो दूसरा सेम नेटवर्क का नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम ब्रांड का नहीं होना चाहिए, सेम ट्रेड नाम का नहीं होना चाहिए। एक बात समझ गए? एक आप बताओ मतलब नियुक्ति के समय दो फर्मों में क्या नहीं होने चाहिए कॉमन पार्टनर। लेकिन ये कब देखना आपको? नियुक्ति के समय। अगर नियुक्ति के समय दो फर्मों में क्या है कॉमन पार्टनर है तो दोनों को क्या मान लिया जाएगा सेम। ये अपन कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं तो रिपीट करवा रहा हूं खाली। ये समझ में आ गया? एक और बच रहा है, यस, छोड़ के जाने वाला अगर कौन है मेंबर इंचार्ज है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किए थे सर्टिफाई किए थे, तो वो जिसमें जाएगा उस फर्म को और जिसको छोड़ा उस फर्म को क्या मान लिया जाएगा एक ही, तो उसका नाम सजेस्ट नहीं करोगी। तो रोटेशन के प्रावधान का तरीका समझ में आ गया क्या? सेम वैसा ही है, नाम का सुझाव देना है, सारी चीजें वही है, बस सुझाव देते टाइम ये ध्यान रखो कि जिसका नाम सुझाव दे रहे हो वो सेम नेटवर्क का नहीं हो, नहीं तो दोनों को क्या मान लिया जाएगा एक ही, फिर रोटेशन हुआ ही नहीं। समझ में आ गया क्या? तो ये आपका एक और रूल कंप्लीट हो गया। कौन सा रूल? 6। हाँ, ये रिश्तेदार वगैरह को नेटवर्क नहीं मानेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, आपको वो ध्यान रखना है, मिक्स नहीं करना है। अयोग्यता में था रिश्तेदार, यहां रोटेशन है, रोटेशन में मैंने रिश्तेदार सब नाम ही नहीं लिया है। मैंने कहा सेम नेटवर्क इन 3 ही सिचुएशन माना जाएगा बस। बोलो समझ में आ रहा है सबके? आगे बढ़ूं तो ये आज आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? रोटेशन का तरीका, रूल 6। तो मैंने आज आपको रूल 3 करा दिया और क्या करा दिया? रूल 6। एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं। हमारी धारा कौन सी चल रही है? धारा चल रही है 139। अब हम इसमें कौन सी पढ़ चुके और कौन सी रह गई एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरी धारा को। बताओ, धारा 139 की उपधारा 1, अंकेक्षक की
नियुक्ति सबको याद हो रही है क्या? बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जो धाराओं में ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं याद कर पा रहा? बताओ, तो मैं तरीका बताता हूं अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करो, धारा की एक लिस्ट बनाओ, जहां पढ़ते हो वहां पर अगर आपने हनुमान जी की या कृष्ण जी की फोटो लगा रखी है उसको हटा दो और इसको चिपका दो। सर आप भगवान का अनादर कर रहे हो। अरे भगवान ने कहा है यदा यदा धर्मस्य यदा यदा कर्मस्य, कि भैया कर्म ही धर्म है। भगवान उन्हीं की सेवा करेंगे जो भगवान की सेवा करेगा, यानी कि आप कर्म तो करो। तो आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, चीजें याद हो जाएंगी। नहीं याद हो फिर भी तो अपना कैरियर याद कर लो। देखो, एक बार की मेहनत अगर आपकी लाइफ सेट कर देती है तो मेहनत करने में बुराई नहीं है। और मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे दूं कि चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद मेरे खुद के ऑनलाइन के स्टूडेंट जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं और जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं। क्यों भाई बताओ? सीए बनने के बाद भी वो जूनियर अकाउंटेंट बनना चाह रहा है। सब सीए को आजकल 20,000 नहीं मिलते, 25,000 नहीं मिलते, उसमें भी बेचारे को परेशान होना पड़ता है। और यहाँ ना कोई इंटरव्यू है ना कोई लफड़ा है, एग्जाम क्वालिफाई किए सीधी जॉब। और एक बार लग गए तो अठाने के तरीके आपको मधुसूदन सर बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भैया हटा के बता। आपको सस्पेंड भी करते हैं तो भी पेमेंट देते हैं। तो बहुत तरीके हैं, ऐसा नहीं है। जितनी मुश्किल ये मिलना है उतनी मुश्किल जाना है। तो धारा 139 की धाराएं याद है? अब मैं पूछूंगा वो ही बताएगा, देखते हैं याद है क्या। ये बच्चे बताएगी। धारा 139 की उपधारा 1 में क्या है? अंकेक्षक की नियुक्ति। शाबाश। आप बताओ जी, धारा 139 की उपधारा 2 में क्या है? रोटेशन। वेरी गुड। ऐसे आने चाहिए जवाब। जब बच्चों के जवाब आते हैं तो टीचर का कॉन्फिडेंस भी 4 गुना हो जाता है। धारा 139 की उपधारा 3 में क्या है? सर ये नहीं पढ़ाई आपने, तो चलो ये पढ़ाते हैं अब। धारा 139 की उपधारा 3, आप इसको एग्जाम्पल से समझना। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया किसको? जेके एंड कंपनी को। जेके एंड कंपनी क्या? एक सीए फर्म है, इसको अपॉइंट किया। और इस फर्म में टोटल कितने पार्टनर है? 3। कौन कौन? जे के जी। तीनों क्या हैं? समझ में आ गई? बताओ ये फर्म को कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाएगा? 5 साल के 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है, अगर रोटेशन के प्रावधान लागू होते तो भी, और लागू नहीं होते तो पूरी जिंदगी अपॉइंट करो। कौन मना करता है? यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अब मेरी बात सुनो, एबीसी लिमिटेड ने अपना ऑडिट अपॉइंट किसको किया है? ऑडिट करने कौन जाए? तो इस फर्म में तो 3 पार्टनर है, ऑडिट करने कौन जाएगा? साहब ऑडिट तो मेरा स्टाफ ही करने जाता है। ऑडिट कौन कर रहा है मायने नहीं रखता, साइन कौन कर रहा है वो मायने रखता है। समझ में आ रहा है? पिछले 3 सालों से लगातार यहां पे ऑडिट करने कौन जा रहा था? जी। तो ये कंपनी वाले पक गए। कंपनी के जो सदस्य हैं, इस कंपनी के कौन सदस्य, ये सीए फर्म को ये पूछते हैं कि तुम्हारे यहां जे के अलावा दूसरा सीए नहीं है क्या? बोला है ना साहब, के है, जी है। तो एक काम करना, अगली बार जे को मत भेजना, के को भेजना, और टीम भी दूसरी भेजना। क्या सदस्य ऐसा कर सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं? देखो, अगर ऐसा नहीं बोल सकते तो वो फर्म को क्यों अपॉइंट करते? फिर अपॉइंट किसको कर लेते? जे को ही कर लेते। आज उन्होंने सीए फर्म को अपॉइंट किया है तो वो यही तो चाहते हैं कि हमें अलग अलग लोगों की क्या मिलती रहे? सेवाएं मिलती रहे। तो ये धारा 139 की उपधारा 3 कंपनी के सदस्यों को ये पावर देती है। किसको पावर देती है बताओ? तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कंपनी के सदस्य को ये पावर है कि वो अंकेक्षक एवं उसकी टीम को, अंकेक्षक को और उसकी टीम को क्या करवा सकते हैं? आवर्तित समझ गए?
रोटेशन कि भाई 2 साल तू आ जा, 2 साल ही आ जाएगा, 2 साल ही आ जाएगा, आवर्तित करा सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कि भाई 2 साल तू ऑडिट कर ले, 2 साल तू कर लेना, 2 साल तू कर लेना। अच्छा 2 साल ही हो या 3 हो सर, ये इनकी इच्छा है, ये इनकी इच्छा है कि वो 2 साल पे बुलाना चाह रहे हैं, 1 साल पे बुलाना चाह रहे हैं, 3 पे बुलाना चाह रहे हैं, तो एक ऐसे अंतराल पर रोटेट करा सकते हैं जो उनको उचित लगे। ये पावर किसके पास है? कंपनी के सदस्य के पास। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अच्छा आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपके कोई अच्छे अजीज घर वाले, कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और बेचारा लास्ट स्टेज पे आ गया और आप टेंशन में आ गई? किसी के साथ हुआ है ऐसा? किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा? देखो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि हमारे क्या है, आजू बाजू के जो गांव है ना, उनके बीच में शहर एक पड़ता है, कौन? जयपुर। अब गांव वाले क्या होते हैं, जो ही कोई पेशेंट उलझता है ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जयपुर ले जाओ। अब रिश्तेदारों को जयपुर में मैं दिखता हूं तो मेरे को फोन कर देते हैं कि यार ऐसे ऐसे बात है, मैंने कहा ले आओ। अब वो लाते ही तब हैं जब केस पूरा बिगड़ चुका होता है, तो डॉक्टर भी क्या करेगा? तो साहब वो डॉक्टर इलाज करता रहता है, वो सारे टेंशन में रहते हैं। तो मैं पूछता हूँ साहब क्या चल रहा है, तो बताते हैं यार आपको समझ में आ जाएगा क्या? मैंने कहा कोशिश तो करेंगे। तो उनकी फाइल की पूरी फोटोकॉपी ले लेते हैं हम लोग, भाई क्या मेडिकल, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्या लाइन ऑफ एक्शन चल रहा है आपका, बताओ। किसी भी घर वालों को एक आदमी से सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं। बताओ हम लोग क्या करते हैं उस केस में? अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं? हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पूरी फाइल लेके और बताते हैं देखो साहब ये प्रॉब्लम है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, आपकी क्या राय है? डॉक्टर फीस लेगा, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फीस ही तो लेगा, कम से कम एक ओपिनियन तो आएगी। इसको सेकंड ओपिनियन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बताओ? क्या लोग बाग सेकंड ओपिनियन लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं ना? क्यों लेते हैं? पुरानी कहावत है, एक से भले 2। तो साहब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो एक सीए को अपॉइंट नहीं करती। वो कहते हैं साहब मेरे को फीस ही डबल देनी पड़ेगी ना, मैं दूंगा, पर मुझे 2 लोगों से काम करवाना है। तो क्या एक कंपनी एक से ज्यादा सीए को अपॉइंट कर सकती है या नहीं कर सकती? और उसको क्या कहते हैं अपन? बताओ, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। क्या कहते हैं उसको अपन? जॉइंट ऑडिट। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अंकेक्षण। कंपनी संयुक्त अंकेक्षक नियुक्त कर सकती है कि नहीं कर सकती? ये पावर कंपनी को कहां से मिला? ये पावर कहां से मिला कि आप एक ही ऑडिट के लिए 2-2 सीए को अपॉइंट कर रहे हो? धारा 139 की उपधारा 3 में। तो धारा 139 की उपधारा 3 में 2 बातें हैं कि कंपनी के सदस्य ऑडिटर और उसकी टीम को आपस में क्या करा सकते हैं? रोटेट करा सकते हैं। और कंपनी के सदस्य चाहे तो संयुक्त अंकेक्षक को क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। संयुक्त अंकेक्षक को भी क्या कर सकते हैं बताओ? नियुक्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? सेम फर्म को ज्वाइंट ऑडिट नहीं कहते बेटा। ज्वाइंट ऑडिट क्यों होती है? आपको ध्यान हो तो मैंने स्टोरी सुनाई थी, याद है? आपको याद होनी हो, इसको पक्का याद होगा, क्योंकि वही देवरानी जिठानी वाली बात बताई थी। आ गई याद? हाँ आ गई याद। ज्वाइंट ऑडिट क्यों कराते हैं? काम को बांटने के लिए नहीं, दायित्व को बांटने के लिए। अगर एक ही फर्म के 3 पार्टनर हैं, आप कहोगे तीनों मिलके कर लेंगे ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट हो गई, वो ज्वाइंट ऑडिट नहीं है। क्योंकि चाहे ये काम करे चाहे ये करे, दायित्व तो सबका है। ज्वाइंट ऑडिट कब होती है? जब 2 अलग अलग फर्में हों या 2 अलग अलग क्या हो, सीए हों, और वो मिलकर क्या करे? काम करे। क्या इसके परिणाम समझ में आते हैं? बताओ, इसके परिणाम समझ में आते हैं कि नहीं आते? देखो मैं आपको मेरी आबिती बताता हूं, हालांकि मेरा नेचर ऐसा है नहीं, पर पता नहीं उस दिन मेरे क्या हो गया था। मैं विद्यासागर में पढ़ाता हूं, तो वहां क्या है, बहुत सारे बैच हैं, मतलब ऐसे 12 महीने काम चलता है। इंटरमीडिएट के ही 7-8 बैच बन रहे हैं, फाइनल के 2-3 बैच बन रहे हैं, तो आदमी कितना पढ़ाएगा? अब 10 बैच में 10 घंटे पढ़ाऊं तब जाके पूरे हूं। तो मेरे से काम कंट्रोल में होता नहीं था।
कि मैं कहा इतना नहीं पढ़ा सकता यार, 5 घंटे बाद में बैटरी खत्म हो जाती है अपनी तो, क्योंकि बोलने में एनर्जी बहुत लगती है। तो वहां पे वो एक सीए को और ले आए। अब वो जो आया ना उसका थोड़ा सा बिहेवियर ठीक नहीं था, होते हैं ना कहीं अलग अलग नेचर के होते हैं। वो पढ़ाने लगा तो बच्चों ने बोल दिया होगा सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो, जुगल सर ने ऐसा पढ़ाया है दूसरे बेंच में। भड़क गया, अपना आपा खो बैठा कि जाओ उनसे ही पढ़ लो जाके, मैं नहीं पढ़ा रहा। ये बात मेरे पास आई तो देखो मुझे सीनियर होने के नाते विनम्रता का परिचय देना चाहिए था कि सीनियर ऊंचा बड़ा आदमी वही होता है जो झुक जाए, ये नहीं कि दूसरों को। मैं कहा कौन है ये, आने दो। मैं कह रहे इधर। अब वो बेचारा नया नया सीए बड़ा ही था। मैं कहा क्या बोल रहा था तू? सर वो बताओ क्लास में से बोल रहा था। मैं कह रहे तू आज पढ़ाने लगा है, तू मेरे को सिखाएगा? मैंने उसको ऐसी ऐसी बातें बोल तो दी, पर क्या जिस आदमी का नेचर नहीं होता ना वैसा, और वो ऐसे कोई हरकत कर देता है तो अंदर ही अंदर घुट जाता है। तो बाद में मेरे मन में बेचैनी हो गई कि यार क्यों बच्चे को डांट दिया मैंने, नहीं डांटना चाहिए था। बताओ ऐसा होता नहीं होता? जॉइंट ऑडिट की ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2 लोग मिलकर ऑडिट कर रहे हैं, अगर उनमें से एक सीनियर है और एक क्या है, जूनियर है। जूनियर अगर अपनी बात सही भी बोल रहा होगा ना किसको, सीनियर को, तो वो ईगो पे ले जाएगा, वो उसकी सुनेगा नहीं, समझो। और 2 बराबर के लोगों को अपॉइंट कर दें तो दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाएंगे। तो सबसे बड़ी जॉइंट ऑडिट की समस्या क्या है कि इनके बीच में कोऑपरेशन नहीं बैठ पाता, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसके कुछ हानि भी है तो कुछ क्या है, लाभ भी। यहां तक समझ में आ गया? बताओ जॉइंट ऑडिट अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं आपको जब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का चैप्टर कराऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा जॉइंट ऑडिट क्या होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसे लगता है ऐसे 299 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 299। सर ये ऐसे के नंबर याद करने पड़ेंगे? ऐसे को छोड़ो, एएएस भी याद करने पड़ेंगे जो 2007 में खत्म हो गए थे। 2007 में जो खत्म हो गए थे, ये कंपटीशन वाले 2022 में भी पूछते हैं। और बीकॉम की बुक में तो आज भी क्या लिखे हुए है, एएएस, वो याद करने पड़ेंगे। सब याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। यहां तक समझ में आ गया क्या? अब बताओ ये जो रोटेशन वाला काम करा रहा है ये कौन करा रहा है? ये आपस में कौन करा रहा है? सदस्य। क्या केंद्र सरकार कर सकती है? केंद्र सरकार ऐसा कह सकती है कि किसी सीएम को भाई इस बार जे नहीं जाएगा, कौन जाएगा? के। तो बच्चों यही काम, ये वाला जो काम है, ये काम कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार को पावर कहां मिला है बताओ? धारा 139 की उपधारा 4 में। कौन कर सकता है बताओ? केंद्र सरकार। तो धारा 139 की उपधारा 4 क्या कहती है कि केंद्र सरकार सदस्यों को रोटेट करने के तरीके बता सकती है, और तरीका बता दिया और उन्होंने रूल बता दिए। और रूल नंबर कौन सा बताया? रूल 6, जो आपने अभी अभी मेरे से 2 मिनट पहले पढ़ा। तो बताओ रोटेशन का तरीका किसके द्वारा बताया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार को पावर कहां से मिला? धारा 139 की उपधारा 4 में। तो देखो धारा 139 की उपधारा 3 हो गई, 4 हो गई, ये 2 ही बाकी थी। आगे की मैं पूछता हूं आपसे, ये बच्चा बताएगा। धारा 139 की उपधारा 5 में क्या था? सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति। बिल्कुल सही, शाबाश, मतलब परांठे का जोश है, अभी खा रहा था। आप बताओ जी, धारा 139 की उपधारा 6 में क्या है? सरकारी कंपनी के अलावा अन्य कंपनी में। शाबाश, ऐसे एकदम धाराएं याद होनी चाहिए, तब आए मजा। बिल्कुल सही जवाब, ये बच्चा बताएगा। 139 की उपधारा 7 में क्या है? सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। 139 की उपधारा 8 में क्या है? आकस्मिक रिक्ति। 139 की उपधारा 9 में क्या है? अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति। 139 की उपधारा 10 में क्या है? यदि किसी अंकेक्षक की एजीएम में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं होती है तो पहले वाला अंकेक्षक कंटिन्यू अपने पद पर बना रहेगा। और धारा 139 की उपधारा 11 में क्या है? अंकेक्षक के नाम का सुझाव अंकेक्षण समिति किसको देगी?
तो आज आपकी धारा 139 की उपधारा 1 से लेके 11 तक पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि हम धारा 139 से लेकर कहां तक पढ़ेंगे। धारा 139 मैंने पूरी कंप्लीट करा दी, अभी धारा 140 बाकी है। धारा 141 मैंने करा दी, धारा 142 भी क्या है, बाकी है। यहां तक समझ गए? धारा 143 को आप अपने आप में एक अलग चैप्टर मान लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सर क्यों आएगा? क्योंकि सिलेबस में जो लिखा हुआ है ना आपके, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, कंपनी अंकेक्षक के अधिकार और कर्तव्य, और वो किस में दिए हुए, धारा 143 में। पर इसका मतलब ये नहीं कि धारा 143 पढ़ गए मस्त, ये सर लिखा हुआ ही क्या था, अधिकार और कर्तव्य। भैया पूरा कंपनी ऑडिट पढ़नी है। समझ में आ रहा है? धारा 144 मैंने करा दी, धारा 145 मैंने करा दी, धारा 146 में भी क्या है, अधिकार साधारण सभा में उपस्थित होने का। तो ये भी कौन से चैप्टर में ले लेंगे अपन, अधिकार और कर्तव्य में। यहां तक समझ में आ गया क्या? क्लियर है? धारा 147 में क्या है बताओ, जुर्माने। ये मैं अलग चैप्टर बना लूंगा, मतलब चैप्टर तो एक ही रहेगा, इसको मैं अलग बना लूंगा। और एक आखिरी कौन सी है, धारा 148, इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑडिट। तो इस एक टॉपिक में मैंने 4 चैप्टर बना दिए, एक अधिकार और कर्तव्य, एक पर्टिकुलर कौन सा, जुर्माना, और एक कौन सा, लागत अंकेक्षण। इसमें वाद विवाद और निर्णय भी ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, अब आपका परीक्षण किया जाएगा क्या आपने पढ़ा है कि मैं नहीं पढ़ाया है। तो ये धाराएं नोट कर लो, ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 1, ये पहला मॉक टेस्ट होगा। धारा 139, 140, 141, 142, 144 और 145, इन 6 धाराओं का एक टेस्ट लेने जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? कब लेंगे? सिर्फ 2 धाराएं बच रही हैं। कौन कौन सी? 140 और 142 ये कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे टेस्ट है। तो आप नहीं बोलेंगे मुझे सर टाइम ही नहीं दिया हमने, अभी मेरे को 2 दिन और लगेंगे। तो आपके पास में 2 दिन का टाइम है। और आज मैं एक और धारा कंप्लीट करा रहा हूं, कौन सी? धारा 177। क्योंकि जो आपने पढ़ा अब तक, उसमें एक बात समझ में आई कि अंकेक्षक के नाम का सुझाव कौन दे रहा था। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट कराने जा रहा हूं, ऑडिट कमेटी। यहां तक समझ में आ रहा है? एक बार नोट से भी अपन इसको कवर करते हैं। अंकेक्षक की नियुक्ति का तरीका देखो, यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। धारा 139 की उपधारा 3 के अनुसार कंपनी के सदस्य अंकेक्षण फर्म के साझेदारों और उनकी टीम को ऐसे अंतराल पर आवर्तित करा सकते हैं जो वह प्रस्तावित करें। एक से अधिक अंकेक्षक यानी कि संयुक्त तौर पे संयुक्त अंकेक्षक को भी क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। धारा 139 की उपधारा 4 क्या कहती है, ये पावर किसके पास है? केंद्र सरकार भी ऑडिटर्स को क्या करा सकती है, रोटेट करा सकती है। और धारा 139 की उपधारा क्या कहती है कि संचालक मंडल अंकेक्षण समिति के द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए अंशधारियों के समक्ष अंकेक्षक के नाम का क्या करेंगे, सुझाव देंगे। फिर ये नियुक्ति का तरीका मैंने बता दिया, रूल 3 में पढ़ लोगे इसको। कोई लाइन नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मेरे से, वैसे तो मैं पूरी बातें लिख ही देता हूं बोर्ड पे ही। और रूल 6 आवर्तन का तरीका। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना, अंकेक्षण समिति, जो अपन कल करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सबके? तो कल हम क्या कर लेंगे, धारा 177, 142 और 140 की उपधारा 1, ये कल हो जाएगी। और परसों आपका पूरा 140 तक का काम कंप्लीट, यानी कि एक चैप्टर कंप्लीट। और इसका क्या लेंगे, मॉक टेस्ट। कितने क्वेश्चन दूंगा आपको, 25। कितने लाने हैं आपको, 25 लाने हैं। ठीक है, एक इनामी स्कीम है इसमें आप लोगों के लिए कि अगर जिसके भी 20 से ऊपर आए, क्योंकि 20 भी आगे तो सिलेक्शन तो पक्का है, 80% हो गए तो उसको मेरी तरफ से डीएम मिलेगी। डीएम डेरी मिल्क 5 रुपए वाली, हाँ
ये लड़कियां क्या 150-150 की भी खा जाती हैं, इनका भरोसा नहीं है। पर कंडीशन है 20 से क्या आने चाहिए, ऊपर आने चाहिए। क्लियर है? हाँ, ये सब आएंगी। 177 कल कराऊंगा। यहां तक समझ गए? चलिए अब एक ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करते हैं।